यस, कल हमने किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और वो दो तरह से होती हैं, एक होती हैं बेस्ड ऑन सेल्स जो हमने कल कर ली थी। आज हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन सेल्स में हमने कौन कौन सी रेशियोज की थी? जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, देन वी डिड ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो। ये 5 रेशियोज हमने की थी। आज हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमारी आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि नाम से ही लग रहा है हमें कि हमें कितना रिटर्न, कितनी इनकम होती है, किसके ऊपर, कितना हमने इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी हमने कैपिटल बिजनेस में लगाई, उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उसका जब हम रिलेशन देखते हैं तो उस रेशियो को बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट लेना है कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे हमें कितनी इनकम हुई। तो हम कौन से प्रॉफिट्स लेते हैं? हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका क्या मतलब है? पहले तो ये हम देखते हैं कि हम ये क्यों ले रहे हैं। इसका रिलेशन हमने किसके साथ लेना है? कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। तो मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये लेने हैं हमने। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जितना पैसा हमने लगाया बिजनेस में, उसमें बिना कुछ आउटसाइड पार्टीज को पे किए हमने कमाया कितना है। पे तो हमने करना ही है, हम बाद में करेंगे भी सही, लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी अर्निंग है कितनी, हमने कितना रिटर्न कमाया है। तो उसके लिए हमने ये माना कि हमने डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट भी अगर हमने पे नहीं किया, हमने कोई टैक्स भी पे नहीं किया, तो हमारे पास कितनी इनकम आई, जितना पैसा हम लगा चुके हैं उससे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि वो रट्टा मारते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बिफोर इंटरेस्ट लेना है, कहाँ आफ्टर इंटरेस्ट लेना है। बट जब आप दिमाग से सोचोगे कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट आना चाहिए और यहाँ उसके बाद वाला आना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है इसमें कि कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक लायबिलिटी की तरफ से और दूसरा असेट साइड से। अगर हम असेट साइड से निकालते हैं तो वी विल राइट फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम इस तरफ से नहीं लेते, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब आप अगर ध्यान से देखें तो असेट साइड में फिक्स्ड एसेट होती हैं, करंट एसेट होती हैं और फिक्टिशियस एसेट होती हैं। और बैलेंस शीट में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म और करंट लेती हैं। हमने जो लायबिलिटी मेथड में ली, एसेट मेथड में ली, वो चीजें हमने छोड़कर लायबिलिटी मेथड में ली है। अगर यहाँ हमने फिक्स्ड एसेट्स और करंट लायबिलिटी ली है, तो इन तीनों को छोड़ के जो बच गया वो हमने दूसरी तरफ ले लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दिया इसमें से फिक्टिशियस असेट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिए हुए होंगे, अगर उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो वो हम वापस ऐड कर देंगे, टैक्स अगर माइनस हुआ है तो वो भी वापस ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।
इसके अंदर जब हम असेट्स कैलकुलेट करते हैं तो हम आउटसाइड द बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। आउटसाइड द बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट है that is not the capital employed of the business, so that why it's not taken while calculating capital employed. इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट हमने निकाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब हम निकालेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कौन से हैं? अभी जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड बताई थी आपको लायबिलिटी साइड से, तो अगर आप उसको ध्यान से देखो तो हमने क्या लिया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। माइनस तो जो किया था उसकी बात नहीं कर रही अभी मैं जो हमने लायबिलिटी साइड में लिया उसकी बात कर रही हूँ। इनमें से शेयर होल्डर्स का क्या क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की है, रिजर्व शेयर होल्डर्स के हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आउटसाइड द बिजनेस लायबिलिटी है। इसका मतलब हम अगर इसको छोड़ दें तो बाकी जो बचा वो किसके लिए है? वो शेयर होल्डर्स के लिए है। फिक्टिशियस एसेट्स भी शेयर होल्डर्स के लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स नहीं, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये हमारे बने शेयर होल्डर्स फंड। इनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर रिटर्न निकालनी है हमने, तो कौन से प्रॉफिट यूज होंगे? हम शेयर होल्डर्स को पैसा कब देते हैं? जब हमने नेट प्रॉफिट में से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी चुका दिया होता है और टैक्स भी चुका दिया होता है। तो जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, यानी कि उसमें से हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे या शेयर होल्डर्स को देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर उससे नाम से ही क्लियर है कि शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर रिटर्न देख रहे हैं। तो शेयर होल्डर को रिटर्न कब मिलेगी? जब डिबेंचर्स की पेमेंट हो गई होगी, जब टैक्स की पेमेंट हो गई होगी। तो जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? वो शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो हमारे को प्रॉफिट कौन से लेने हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए है, तो उनको इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसमें से देना है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सभी रेशियोज जो रिटर्न की हैं, ये जितनी हायर होती हैं उतनी कंपनी के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि हमें ये बताती हैं कि कितनी अच्छी रिटर्न ये कंपनी को दे रही है। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड के बाद हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। जो ऊपर हमने शेयर होल्डर्स फंड लिया है, इसमें इक्विटी भी था और इसमें प्रेफरेंस भी था। अब हम ले रहे हैं कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हुआ होगा, उसमें से टैक्स भी माइनस हुआ होगा, और तो और उसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस हुआ होगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड करेंगे इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से। अब ऊपर वाले फंड और नीचे वाले फंड में क्या डिफरेंस रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में ये जो शेयर होल्डर्स फंड था उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी थी, इसमें हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेनी क्योंकि उसकी ऑलरेडी हम अलग से पेमेंट कर चुके। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये हमारी क्या कहलाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट आपको निकालनी है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह निकाली जाती है। इसमें भी हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
यानी कि हमने जब रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स निकालना है तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जितनी असेट्स में हमने पैसा खर्चा है वो हमारी असेट्स कितनी कैपेबल हैं हमें कितने रेट से प्रॉफिट्स दिलवाने में। तो अगेन जितनी अच्छी ये रेशो होती है उतनी मतलब जितनी ज़्यादा ये रेशो होती है उतनी कंपनी के लिए अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि एक शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहा है। अब अर्न करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मिल कितना रहा है। अर्न करने का मतलब कि कंपनी के हिसाब से, कंपनी की बुक्स के हिसाब से एक शेयर होल्डर की अर्निंग इतनी है, लेकिन हम जितना उसको देंगे वो तो डिविडेंड के बाद देने के बाद निकलेगा कि हमने कितना उसको डिविडेंड पे किया है। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? अगेन नेट प्रॉफिट कौन सा आना चाहिए शेयर्स के लिए, बिफोर या आफ्टर? शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा आना चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो प्रॉफिट्स हैं, जब शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट करनी है तो हम पहले इंटरेस्ट भी देंगे, उसके बाद हम टैक्स भी देंगे, उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी देंगे। ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल आएगा कि एक शेयर का अर्निंग रेट क्या है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब हम बात करते हैं डिविडेंड पर शेयर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100, यानी कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं तो एक तो चीज है अवेलेबल, एक हमने दिया कितना। मान लो हमारे पास 100 रुपए अवेलेबल है लेकिन 20 रुपए हमने रिटेन करके उनको 80 दिया, तो इसका मतलब हमने पेमेंट तो पूरी नहीं की। तो डिविडेंड पर शेयर मतलब कि हम उनको दे कितना रहे हैं। कुछ पैसा हम अपने पास, कंपनी अपने पास रख लेती है और कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर। जब हम कैसे निकालेंगे कि कितना है हमारे पास? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर कितना है। ठीक है, अगर यहाँ रेट नहीं निकालना होगा हमें तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। सिंपल अगर हमें रुपीस में निकालना है कि पर शेयर अर्निंग कितनी है तो उसके लिए मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। अब अगर हम देखें कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्न कितना किया था और दिया कितना। इसका मतलब हमने मान लो अर्न तो किए थे 100 रुपए पर शेयर, दिए हैं हमने 80 रुपए पर शेयर, तो रेट कितना आ गया? 80% आ गया। इसका मतलब हम जितना कमाते हैं उसका 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलेगी? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। देन हमारे पास छोटी छोटी 3 रेशियोज और हैं। एक होती है हमारी प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? इसको हम पीई रेशो भी लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर का मार्केट प्राइस चाहिए होता है। मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पर शेयर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
प्राइस अर्निंग रेशियो ये हमें क्या बताती है? इट टेल्स द इन्वेस्टर हाउ लॉन्ग it would take for the company to sustain its earnings to realize the current share price। क्या मतलब है इसका? कि इस अर्निंग से हम कितनी देर में मार्केट प्राइस तक पहुंच पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। यानी कि ये रिलेशन बताता है मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर के बीच का। अगर हम इसका रिवर्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग यील्ड रेशियो क्या है? बिल्कुल इसका रिवर्स है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ये क्या बताता है? ये शेयर होल्डर्स को ये बताता है हाउ मच ही हैज अर्नड पर शेयर, कि मार्केट प्राइस तो इतना है लेकिन तुमने इतना अर्न किया है, तो तुमने कितना परसेंट अर्न किया है, ये बताता है अर्निंग यील्ड रेशियो। और इसी तरह से हम निकालते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो, कि मार्केट प्राइस तो इतना है लेकिन आपको इतना मिला पर शेयर, तो ये आपको बताता है डिविडेंड कितना आपको मार्केट प्राइस से कम मिला है या ज्यादा मिला है। मान लीजिए मार्केट प्राइस शेयर का 100 है लेकिन आपको 120 रुपए पर शेयर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो आपकी ज्यादा आएगी, और अगर कम पे कर रही है तो कम आएगी। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम।